ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो को यदि आप न देख पाए हों तो स्क्रीन के ऊपर में जो पुश बटन है उसको दबा दें, और हमारे और भी जो पिछले वीडियोस डिफरेंट सब्जेक्ट पर जारी हुए हैं, यदि उसमें आपकी रुचि है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। चलें आगे। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें हमने कहा है इसमें वेदर इट इंक्लूड्स the freedom of praise or not. The answer is yes. The freedom of praise is too included under freedom of speech and expression. प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भाषण और अभिव्यक्ति की जो आपको स्वतंत्रता मिली है, बोलने की जो स्वतंत्रता मिली है, उसमें शामिल है। अब ऐसा कैसे है? तो उसका जवाब ये है कि आर्टिकल 19 में जो बोलने की, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता आपको दी गई है, उसमें सिर्फ आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि आपको दूसरों के विचारों को भी प्रसारित करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। और इसी के तहत प्रेस को स्वतंत्रता प्राप्त है। तो प्रेस को कैसी स्वतंत्रता है कि वो बिना किसी सरकारी बाधा के, जिसको बोलते हैं सेंसरशिप, एंड विदाउट प्रायर परमिशन, विदाउट प्रायर अप्रूवल, विदाउट गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस, इसको सेंसरशिप बोलते हैं, वो समाचार छाप सकती है, लेख छाप सकती है, विचारों से, लोगों के विचारों को छाप सकती है, उससे आम जनता को अवगत करा सकती है। हमदर्द दवाखाना के मामले में ये कहा गया कि अंडर द फ्रीडम, under the Article 19, the freedom of speech and expression includes acquiring and importing of the ideas also. मतलब आपको दूसरे के विचारों को ग्रहण करने की, उसे प्रसारित करने की भी पूरी आज़ादी है, और यही काम प्रेस करती है। प्रेस का अपना संपादकीय भी होता है, लोगों के लेख आमंत्रित करती है, लोगों के विचारों को लोकवाणी के माध्यम से छापती है, समाचारों को छापती है, समाचारों में अपने ओर से एडिटिंग करती है। तो कुल मिलाकर के जो प्रेस है वो भी सारी चीजों को अभिव्यक्त करती है, बोलती है, कहिए। तो प्रेस को भी जिस प्रकार की स्वतंत्रता एक नागरिक को है, एक सिटीजन को है, वही स्वतंत्रता प्रेस को भी है। और उसमें भी वही बंधन लागू होंगे जो बंधन एक सिटीजन के लिए, नागरिक के लिए। वो बंधन के अपन आगे चल के पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में एक बहुत बढ़िया लाइन थॉमस जेफरसन का है, उसको सुने। उन्होंने कहा कि द प्रेस इज द ओनली टॉक्सिन ऑफ द नेशन। द प्रेस इज ओनली टॉक्सिन ऑफ द नेशन। When it is completely silent, the all means of general efforts, all means of the general effort are taken away. कितनी बढ़िया बात बोली उन्होंने। ये जो प्रेस है, इट इज द ओनली टस्किन ऑफ नेशन। राष्ट्र की एक ही आवाज है। एंड व्हेन इट इज कंप्लीटली साइलेंट, चुप हो गई है पूरी तरह से, तो ऑल मीन्स ऑफ जनरल एफर्ट, और तमाम प्रकार के जो सारे प्रयत्न हैं, सामान्य प्रयत्न हैं, वे सब के सब किनारे हो जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है प्रेस। इसीलिए तो कहा गया साहब कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये चौथा स्तंभ है। 3 स्तंभ आपको मालूम है ना? लोकसभा है ना, जिसको अपन बोलते हैं विधायिका, और राज्य के विधानमंडल, सबको जोड़ ले तो विधायिका।
लेजिस्लेशन और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। ये तीन लोकतंत्र के स्तंभ हैं, तीनों पर पूरा टिका हुआ है ना? लेकिन प्रेस का इतना महत्व है डेमोक्रेटिक कंट्री में कि प्रेस को चौथा स्तंभ कहा गया है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का। इट्स पिलर, इट्स फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम, लाइक इंडिया, लाइक इंग्लैंड आल्सो, लाइक अमेरिका आल्सो। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता को लिख दिया गया है। आपके यहाँ तो आर्टिकल 19 में ये इनहेरेंट है, इम्प्लाइड है कि आप उसको इंटरप्रेट करते हैं कि जिस प्रकार से भारत के सिटीजन को आर्टिकल 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वैसे ही स्वतंत्रता प्रेस को भी है। मैंने आप इसको डिफाइन करते हैं, दिस इंटरप्रिटेशन हैज बीन मेड बाय द verdict of the honorable high courts and supreme court, but under the constitution of America USA it is clearly mentioned। प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो अमेरिकन संविधान में स्पष्ट रूप से लिखी गई है, आपके संविधान में नहीं लिखी गई, इसको आपने स्वीकार किया है। ठीक, तो थॉमस जेफरसन का जो कोटेशन है वो इसके महत्व को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसको जानने के लिए, है ना, आपको थोड़ा सा प्रेस के महत्व को तो आपने समझा, इसके कार्यप्रणाली को भी थोड़ा समझे। प्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है छापा खाना, जहां पर कुछ चीजें छपती हैं। जरूरी नहीं समाचार पत्र छपे, किताब छपती है, निमंत्रण पत्र छपता है ना, छपता है ना, पॉम्पलेट छपता है, ये सब प्राइवेट चीजें भी छपती हैं, वो भी छापा है। तो प्रेस का मतलब होता है जहां पर चीजें छपती है, छापा खाना। आज भी महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में अखबार को छापा बोलते हैं, छप के निकला हुआ है तो छापा है। ठीक है। अब आधुनिक समय में एक नया शब्द आया है, मीडिया। तो मीडिया को भी हमने दो विभागों में बांटा है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया को आप प्रेस कहते हैं, है ना, क्योंकि छाप के देता है आपको। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आपके तमाम चैनल के रूप में आपके पास उपलब्ध है, उपग्रह के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक जो संचार क्रांति हुई है उसके कारण से तमाम प्रकार के चैनल आपके टेलीविजन पर और आपके मोबाइल पर उपलब्ध हैं। ये सब के सब आपको सूचनाओं से अवगत कराते रहते हैं। और समाचार पत्र जो है वो प्रिंट मीडिया कहलाते हैं। समाचार पत्र हैं या और भी पत्रिकाएं हैं, ये सब प्रिंट मीडिया का हिस्सा है। अब इनके बारे में कुछ बहुत अच्छी बातें हैं, तो कुछ नए दौर में कुछ इनकी बुराइयां भी उभर के सामने आई। हम बुराइयों पर चर्चा ना करें, हम इनकी अच्छाइयों को पहले देखें। समाचार पत्र जो है वो एक प्रकार से आपके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। सुबह उठते ही सबसे पहली जो तलब होती है वो समाचार पत्र को पढ़ने की होती है। कितना भी आप उस समाचार से पहले से अवगत रहें, बिना उसको समाचार पत्रों में पढ़े आपको चैन नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनका प्रस्तुतिकरण होता है जिससे उसके आप हर पहलू से परिचित होते हैं। वैसे समाचार में किसी ने आपको बता दिया फलाने जगह एक मर्डर हो गया, तब भी आप उत्सुक रहते हैं उसके बारे में पूरा जानने के लिए, कल पेपर में क्या छपता है देखें। So it is so significant, so important for you. It is an integral part of your daily life. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी लगभग वैसे ही है। लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि मीडिया का कहीं कहीं खुल के दुरुपयोग हो रहा है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम से मीडिया ट्रायल चल रहा है। लोगों की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया जा रहा है, सरेआम गालियां दी जा रही हैं, किसी को इंगित करके लेख लिखे जा रहे हैं, व्यंग के नाम पर एक प्रकार से मानहानिकारक बातें कही जा रही हैं। ये अभी
पिछले 2 दशकों में कुछ ज़्यादा ही हुआ है। ये कुछ लैकुना हैं, कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये बातें कुछ ज़्यादा हो रही है। चलिए उसे हम एक तरफ रखें, हम एकेडमिक लोग, हमें एकेडमिक टॉक ज़्यादा करना है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ ही होता है कि प्रेस को पूरी स्वतंत्रता से काम करने दिया जाए, उस पर कोई सेंसरशिप ना हो। लेकिन ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। इट इज नॉट ए एब्सोल्यूट कंसेप्ट, एब्सोल्यूट प्रिंसिपल। ऐसे में तो फिर समाचार पत्र वो करके दिखाएंगे जो आपने कभी कल्पना नहीं, इसलिए उन पर भी वही रिस्ट्रिक्शन है जो आम नागरिकों पर है। ठीक, तो अपन देखें कि आखिर प्रेस की स्वतंत्रता में किन चीजों का समावेश किया गया है। अब इसको एक मामले से देखते हैं। एक मामला था KUM मंडल वर्सेस बेनेट कोलमैन एंड कंपनी। बेनेट कोलमैन लिमिटेड जो है वो प्रेस से जुड़ी हुई कंपनी है। उन लोगों ने महाराष्ट्र में एक सीमेंट घोटाला को उजागर किया था। उसके पत्रकार वहां तक गए थे, उसके फोटोग्राफ्स उन्होंने लिए और पूरी का पूरा जो उनकी जो एक्सरसाइज थी वो जेन्युइन थी, कोई किसी प्रकार का कोई अवैधानिक नहीं था। फिर भी उनके खिलाफ मामला लाया गया कि इन्होंने मानहानिकारक काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है और जो कुछ भी उन्होंने किया वो प्रेस की स्वतंत्रता के भीतर आता है। मैंने द एक्सरसाइज, द एक्शन ऑफ द जर्नलिस्ट connected with the press controlled by the Bennett and Coleman company was under the principle of freedom of speech, under the principle of freedom of press. इसका मतलब यह है कि इस प्रकार से किसी सत्य को उजागर करना, आपने देखा होगा भारत में नहीं, भारत के बाहर भी बड़े बड़े घोटालों को प्रेस ने ही उजागर किया है। अमेरिका का बहुत बड़ा जो स्कैंडल था वाटरगेट कांड, उसको भी प्रेस ने उजागर किया था। लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता का जो कई बार जो उसका निरंकुश रूप देखने को आता है, भारत में नहीं, आप इंग्लैंड में देखिए। इंग्लैंड में लेडी प्रिंसेस डायना का जो एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनकी दुखद मृत्यु हो गई, वो पत्रकारिता के अति उत्साह का ही तो परिणाम था। पत्रकार उनके निजी जीवन का समाचार तथ्य इकट्ठा करने के लिए उसका पीछा कर रहे थे, उसी में एक्सीडेंट हुआ, उसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो प्रेस की स्वतंत्रता ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। येलो जर्नलिज्म जिसको कहते हैं ना, कि कुछ लोगों के व्यक्तिगत जीवन में रुचि रख करके उनके व्यक्तिगत तथ्यों को इकट्ठा करना, फिर उसको छापना और एक प्रकार से सेंसेशन क्रिएट करना, इट इज ए येलो जर्नलिज्म। इट इज नॉट परमिटेड, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज इन एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में है, देख रहे हैं उसको। ये आपने देखा एक मामला। दूसरा मामला देखिए, ब्रजभूषण बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली का मामला। इस मामले में ब्रजभूषण बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली का मामला, इस मामले में एक एक्ट था, ईस्ट पंजाब सेफ्टी एक्ट 1950। उसके तहत इस समाचार पत्र को सरकार द्वारा यह आदेश किया गया कि पाकिस्तान से संबंधित या सांप्रदायिक जो मामले हैं उनसे संबंधित कोई समाचार सरकार की अनुमति के बिना न छापे जाएं। कोर्ट ने कहा ना, ये तो प्रेस की स्वतंत्रता को सीधा सीधा कुठाराघात है। पहले से पूछें फिर छापें तो फिर उसमें रह क्या गया? तो फिर प्रेस जो है गवर्नमेंट प्रेस हो गई, उसकी स्वतंत्रता खत्म हो गई। ठीक, लगभग यही बात वीरेंद्र बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में कही गई। क्या कहा गया
कि किसी भी समाचार पत्र को सामयिक या सामाजिक महत्व के विषय पर अपना विचार प्रकाशित करने की पूरी स्वतंत्रता है, उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। वीरेंद्र कुमार पांडे बनाम स्टेट ऑफ पंजाब ने कहा। तो 2-3 मामले हमने देखे, एक और देखिए, बहुत सारे मामले हैं, बता रहा हूं एक करके, क्योंकि बिना मामले पर चर्चा किए मुझको लगता है कि उन प्रेस की स्वतंत्रता पर बात करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, है, इतनी ही बात रह जाएगी। मामले को अपन जब देखेंगे, थोड़ा सा मामले को समझेंगे, डिस्कस तो पूरा नहीं कर सकते हैं उसके पूरे तथ्यों पर, लेकिन उसकी कुछ बातों को भी अपन समझेंगे तो अपना थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक और बड़ा महत्वपूर्ण मामला है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का मामला। आजकल वो तमिलनाडु कहलाता है, जिस समय का मामला उसमें स्टेट ऑफ मद्रास कहलाता था। बंबई में एक पत्रिका समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, उसका नाम था क्रॉस रोड। उस समाचार पत्र का सर्कुलेशन दूसरे प्रांतों में भी था। मद्रास गवर्नमेंट ने उसे बैन लगा दिया, कहा यह समाचार पत्र हमारे यहाँ सर्कुलेट नहीं होगा, हमारे यहाँ नहीं बटेगा। कोर्ट ने कहा कि नहीं, किसी भी समाचार पत्र के सर्कुलेशन में प्रतिबंध लगाना उसके फंडामेंटल राइट्स का, फ्रीडम ऑफ प्रेस का सीधा सीधा उल्लंघन है। ठीक है। उसी प्रकार से एक एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड से यूनियन ऑफ इंडिया का मामला, इसे साफ साफ कहा गया कि किसी प्रेस के सर्कुलेशन पर प्रतिबंध लगाना, उसको सरकारी अनुदान या सहायता देने की अनिवार्यता पर विचार करना, उसके परिचालन पर प्रतिबंध लगाना, उसके प्रारंभ होने पर प्रतिबंध लगाना, उसके पृष्ठों पर प्रतिबंध लगाना, ये सारे के सारे उसकी स्वतंत्रता का खंडन करने लायक है। यदि आप इस प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाते हैं तो यह प्रतिबंध प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। इट इज ए क्लियर वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 19 which is guaranteed under constitution। इसी प्रकार से एक मामला सकल पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड बना यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें गवर्नमेंट ने कह दिया एक एक्ट का सहारा लेकर के कि कितने कीमत का होना चाहिए और कितने पृष्ठ का होना चाहिए। बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बना यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में भी यही आया था। दोनों मामले में गवर्नमेंट ने कहा, कोर्ट ने कहा कि कितने पृष्ठ का पेपर होना चाहिए, है ना, कि पृष्ठ बढ़ा सकेंगे कि नहीं बढ़ा सकेंगे, उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, ये सब तय करना जो है गवर्नमेंट का काम नहीं है। और यदि गवर्नमेंट ऐसा करती तो किस इनडायरेक्टली वो क्या कर रही है, उसके सर्कुलेशन को रोक रही है। यदि वो पृष्ठ कम करेगा, कीमत बढ़ाएगा तो उसका सर्कुलेशन प्रभावित तो होगा ही। तो इस प्रकार की जो आदेश है ना, ये जो आदेश है ये सब प्रेस की स्वतंत्रता पर बाधक है। ठीक। एक मामला और, हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एक बात आई थी कि कुछ जो चीजें हैं जिनका विज्ञापन नहीं होना चाहिए। आप आज भी पेपर में देखते होंगे तो आपको कई कई जगह देख करके क्षोभ होता है कि इन चीज़ों को पेपर में क्यों इनका विज्ञापन किया जा रहा है, जबकि सीधे सीधे प्रतीत होता है कि ये सब या तो अश्लीलता के कैटेगरी में है या एक प्रकार से ठगी का विज्ञापन है। उसके बावजूद भी ये समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। समाचार पत्रों की अपनी कुछ भी व्यवस्था होगी, लेकिन देख करके तो लगता है ना कि समाचार पत्रों में इनको स्थान नहीं मिलना चाहिए। बहुत सारे आप देखेंगे, बहुत सारे विज्ञापन जो विज्ञापन होते हैं उनको वो आपके गले से नीचे नहीं उतरते। लगता है कि इन विज्ञापन को नहीं होना चाहिए इसमें। तो इसी प्रकार का कहा गया कि कोई भी व्यापारिक विज्ञापन जो होता है जिसको समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं उसको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भीतर नहीं लिया जा सकता। भाई लेख हैं, समाचार हैं, वो सब ठीक है, लेकिन अब आप बोलोगे इन विज्ञापन को प्रकाशित करना भी हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो नहीं है। वो अपने व्यापारिक उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन आप उसको प्रेस के फ्रीडम ऑफ प्रेस से मत जोड़ें।
if you are going to advertise certain brands of the goods or certain specific type of the advertisement under the umbrella of the freedom of press, so it is not allowed. ये बात किसमें कहेगी? हमदर्द दवाखाना के मामले में कहेगी। ठीक, तो ये इतने इतनी जो बातें हैं जो मैंने आपको बताई, ये प्रेस की स्वतंत्रता को इस्टेब्लिश करती है कि प्रेस किस प्रकार से स्वतंत्र है और किस प्रकार से प्रेस की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार की है। तो भारत में मेरा मानना है कि प्रेस जो है अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि प्रेस के साथ कुछ विवाद भी जुड़ते हैं। जब इतना बड़ा सिस्टम है तो उसमें विवाद भी होगा, लेकिन फिर भी भारत जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इतने बड़े लोकतंत्र में प्रेस अपनी जो भूमिका है उसको पूरी ताकत से निभा रहा है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। अब आगे चले साहब, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है कि चाहे वो प्रेस की स्वतंत्रता हो, है ना, चाहे वो एक सिटीजन की स्वतंत्रता हो अंडर आर्टिकल 19। जैसे मैंने पहले कहा कि क्या ये एब्सोल्यूट है, मतलब पूरी तरह से इसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? ऐसा नहीं है, इसमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है और उसकी क्या प्रक्रिया है। चाहे वो प्रेस की स्वतंत्रता हो, चाहे एक व्यक्ति की स्वतंत्रता हो, if it is not absolute, then under what grounds you can impose restrictions over this freedom, over these fundamental rights? This is a very important, vital question. तो इसमें कहा गया है कि reasonable restrictions may be imposed. युक्तियुक्त, औचित्यपूर्ण, उचित प्रतिबंध या निर्बंधन जो है वो फंडामेंटल राइट्स, जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आप दे रहे हैं आर्टिकल 19 में, उसमें लगाई जा सकती है। ये पूरी तरह से निरपेक्ष नहीं है, माने ये पूरी तरह से निरंकुश नहीं है कि आपको अधिकार मिल गया, उससे कुछ नहीं हो सकता, ये अधिकार है आपके। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ आधारों पर इसमें युक्त निर्बंधन, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, सिटीजन्स के ऊपर भी और प्रेस के ऊपर भी, दोनों के लिए कॉमन है। तो अंडर आर्टिकल 19 के सब क्लास 2 से लेकर के 6 तक में वो रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं कि किन आधारों पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो उस रिस्ट्रिक्शन के आधारों पर बाद में चर्चा करें, पर ये देखें रिस्ट्रिक्शंस के लगाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो सबसे कहा गया कि जो आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं उसको मनमाने ढंग से नहीं लगाएं, उसमें स्वेच्छाचारिता नहीं होनी चाहिए, आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए। आप यदि किसी व्यक्ति के या किसी प्रेस की स्वतंत्रता को पर कुठाराघात करने जा रहे हैं, मतलब उसको कम करने जा रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं, तो कोई ना कोई आपका लक्ष्य होगा कि किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। तो उस उद्देश्य में और आपके प्रतिबंध में पॉजिटिव कोरिलेशन होना चाहिए, उसे मनमानापन नहीं होना चाहिए। प्रेस की किसी व्यक्ति की वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुंठित करने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए आप कोई मनमाना आदेश जारी नहीं कर सकते, मनमाना कानून भी नहीं बना सकते। हाँ, उचित होगा ताकि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया कि इसके लिए हम प्रतिबंध लगा रहे हैं, है ना।
तो बस उतने ही तक में वो सीमित हो, उसमें मनमानापन नहीं होना चाहिए, निरंकुशता नहीं होनी चाहिए, है ना। सामाजिक नियंत्रण के लिए आप लगाना चाहते हैं, लोक नीति के लिए लगाना चाहते हैं, लोकहित के लिए लगाना चाहते हैं, तो उसकी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा के भीतर वो प्रतिबंध होना चाहिए, उसमें मनमानापन नहीं होना चाहिए। Arbitrariness must be avoided when you are imposing the restriction. Then the restriction will be treated as a genuine restriction or a reasonable restriction. ठीक। दूसरा, रिस्ट्रिक्शन वाजिब है कि नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस आर जस्टिफाइड और नॉट, इट मस्ट बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, नॉट बाय द लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन तो खुद कानून बना रही निर्बंध लगाने, प्रतिबंध लगाने के लिए, तो कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए कि वेदर द रिस्ट्रिक्शन इज जस्टिफाइड और नॉट। ठीक। और तीसरी बात कि प्रतिबंध लगाते समय व्यक्तिगत हित को किनारे रख के लोकहित में सोचना चाहिए। लोकहित में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, और लोकहित में प्रतिबंध लगाया जाता है, किसी व्यक्ति के हित में प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। मैंने इसको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक। एक और बात, दो प्रकार के कानून होते हैं, प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ। अब दोनों क्या है इस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, पहले एक बार कर चुके हैं। तो दोनों ही प्रमुख कानून हैं। सब्सटेंटिव लॉ फिक्स द टारगेट, सब्सटेंटिव लॉ एस्टैब्लिश द राइट एंड ड्यूटीज, and procedural law is the law thereby we achieve the target, thereby we establish, enforce the right and duties. तो प्रक्रिया विधि और सारभूत विधि, सब्सटेंटिव लॉ, दोनों हिसाब से आपके रिस्ट्रिक्शन उचित होने चाहिए, है ना? दोनों ही कानून की नजरों में आपका जो रिस्ट्रिक्शन है वो उचित होना चाहिए। ये इतनी बातें पहले ध्यान में रखनी चाहिए, है ना? जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का है, ये है कि रिस्ट्रिक्शन लगाते समय इन जनरल प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करना चाहिए। अब आई बात कि रिस्ट्रिक्शन लगाने के क्या आधार हैं, किन आधारों पर आप फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन, अंडर व्हाट ग्राउंड्स। तो ये ग्राउंड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको अपन वन बाय वन चर्चा करते हैं। नंबर वन, राष्ट्र की संप्रभुता, सॉवरेंटी, कंसीडरिंग द सॉवरेंटी ऑफ द नेशन। राष्ट्र की सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, कंसीडरिंग द सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। पहला आधार तो यह है कि राज्य की एकता और अखंडता के आधार पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। दूसरा है राज्य की सुरक्षा, ये दूसरा आधार है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। पहला तो है सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी, अखंडता और उसकी संप्रभुता, कि राष्ट्र की अखंडता बहुत जरूरी है। हमारा मैंने सबसे बड़ा जो हित है उसी में है कि हम अखंड हैं। तो राष्ट्र की अखंडता और उसकी संप्रभुता, कि हम किसी गुलाम नहीं है, सो हमारी खुद की सत्ता है, संप्रभुता है हमारी, वो यूनिवर्सल है, पैरामाउंट है। तो राष्ट्र की अखंडता और उसकी संप्रभुता के आधार पर यदि उसको कहीं पर से वो इफेक्ट हो रहा है, किसी के फंडामेंटल राइट्स, जो राइट्स आपने दिया है अंडर आर्टिकल 19, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यदि उससे कहीं राष्ट्र की अखंडता और उसकी संप्रभुता प्रभावित हो रही है तो वहां प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरी, यदि राज्य की सुरक्षा खतरे में आ रही है उसके कारण, तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तीसरा है पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था के नाम पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसके बाद है विदेशी राष्ट्रों के साथ जो आपके मैत्रीपूर्ण संबंध है, यदि वो खतरे में पड़ रहे हैं तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसके अलावा डिसेंसी और मॉरलिटी,
सदाचार और शिष्टता जहां खतरे में पड़ रही समाज में, वहां इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और आगे है मानहानि, डिफेमेशन, यदि किसी की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंच रही है, सीधे सीधे इंसल्ट हो रहा है, कहीं पर स्लेंडर है, कहीं पर टाइटल है, कहीं पर डिफेमेटरी आपका स्टेटमेंट है, डिफेमेटरी आर्टिकल है ना, तो वहां पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और उसके अलावा फाइनली एक और है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। न्यायालय की गरिमा है, वो एक कानून का एक मूलभूत सिद्धांत है कि न्यायालयों की गरिमा कायम रखी जाए, उस पर कोई कुठाराघात नहीं होना चाहिए। बिकॉज यू हैव अ रूल ऑफ लॉ। आपके यहाँ, आपके देश में विधि का शासन है, और विधि के शासन की जो व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा मजबूत नींव है आपकी जुडिशरी। आपके फंडामेंटल राइट्स के लिए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इज ए वार्ड, सुप्रीम कोर्ट इज ए कस्टोडियन, इट इज ए विजिलेंट गार्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आपकी सारी मशीनरी को रास्ता दिखाने वाला, आपके पूरी सिस्टम को ट्रैक पर लाने वाला यदि कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो है कोर्ट। तो यदि कोर्ट की गरिमा आपके फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करने से खंडित हो रही है तो वहां पर आपके ऊपर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। ये तो कानून का मूलभूत सिद्धांत है। अरुंधति राय के मामले में इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का मूलभूत सिद्धांत है कि न्यायालयों की गरिमा अक्षुण्ण रखी जाए, उसमें कोई कंप्रोमाइज न किया जाए, इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है। तो ये 8 ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। किसके ऊपर? फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19, जो आपको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। कितने राइट्स हैं? 6 है ना। फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू मेक असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, इसके अलावा फ्रीडम टू फॉर्म यूनियन, एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फ्रीडम टू मूव थ्रू आउट in the territory of India, freedom to reside and settle in any place of the territory of India, freedom to practice any profession, to commence any business, trade or occupation. So these are six right to freedom are given under Article 19. और उसी आर्टिकल 19 के सब क्लास 2 से लेकर 6 तक में ये ग्राउंड्स बताए गए हैं कि इस ग्राउंड्स के आधार पर आप इसमें प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये ग्राउंड्स पर मैंने अभी आपको बताया कि इतने ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब इस पर हर ग्राउंड्स पर थोड़ी थोड़ी चर्चा अपन करेंगे और इसको मैं अगले सेशन के लिए रखता हूँ। थैंक यू फॉर पेशेंस हियरिंग।